So we are reading chapter 6 life process class 10 science. ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछ लिया कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। अब यहाँ देखो आंसर बड़ा अच्छा है। अब यहाँ से देखो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. है ना? What if the dog or the cow or the man was asleep? We would still think that they were alive, but how did we know that? अब यहाँ पे एक नंबर का सवाल बन गया। We see them breathing. तो अगर कोई सो रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि वो जिंदा है? आप उसकी ब्रेथ से समझ जाओगे। सांस चल रही है तो जिंदा है, और सांस चली गई तो जय माता दी हो गया, ठीक है। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। लेकिन अब यहाँ बात आ गई, व्हाट अबाउट प्लांट? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, कोई ये कारण दे भाई ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब वो जिंदा है। हाँ, स्टार्टिंग से करा रहे हैं युवराज। आगे देखो। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी लीफ ग्रीन नहीं होती, किसी की येलो होती है, किसी की वॉयलेट, कुछ भी कलर हो सकता है। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दे आर अलाइव। प्लांट की ग्रोथ होगी तो हम समझ जाएंगे कि जिंदा है। सम विल से कि हाँ वो ग्रो कर रहे हैं तो वो जिंदा है। इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as defining characteristic of life is not enough. अब यहाँ पे एक नंबर का सवाल बन गया कि क्या आप विजिबल मूवमेंट देख के बता सकते हो कि कोई चीज लिविंग है कि डेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो। क्योंकि कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत धीरे होती है। तो आप देख के थोड़ी बता सकते हो कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एट द इंस्टेंट तो आप नहीं बता पाओगे। वो ग्रो करेगा तो ओवर द ईयर ग्रो करेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे ब्रीथ करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे शेर लेटा हुआ है ना? तो आप शेर को ऐसे जाके दिल थोड़ी जाके छुओगी, भाई तुम जिंदा हो कि मर गए हो, है ना? तो वो तो आपको खा जाएगा, पास जाओगे तो। कुछ लोग अपनी डेथ फेक भी कर देते हैं, बहुत सारे जानवर, है ना, वो ऐसे पड़ जाते हैं कि मतलब दे आर लाइक डेड, बट फिर वो अलाइव होके पकड़ लेते हैं सामने वाले जो भी प्रे होता है उनका। तो बहुत बुद्धू भी बनाते हैं। तो अब सवाल ये आया कि फाइनली हम कैसे डिसाइड करें कि कौन लिविंग है और कौन डेड? तो देखो यहाँ पे आगे दिया है, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेकेड आइज। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसका एग्जांपल क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. आगे दिया है, in fact viruses do not show any molecular movement in them. अभी एक नंबर का सवाल आ गया, which organism do not show any molecular movement in them until they infect some cell? तो इसका आंसर क्या हो गया? वायरस। ठीक है, वायरस होते हैं जो कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते। एंड दैट इज पार्टली वाई देर इज कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो वायरस जो होते हैं, वायरस, एक क्वेश्चन आता है, वायरस कहाँ लाई करते हैं? वायरस बॉर्डर पे लाई करते हैं। किसके बॉर्डर पे लाई करते हैं? बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। देखो आगे, why are molecular movement needed for life? अब क्यों जरूरी है molecular movement? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissues have cell have a smaller component in them, and so on. Because of the effect of the environment, मतलब जो surrounding है, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. भाई, आप 10 प्रकार के उल्टे सीधे खाने खाते हो, हवा में इतना स्मोक है। आज ही जब अपन पढ़ रहे थे तो नहीं, स्मोक की खुशबू आ रही थी, लोगों ने बोला कि सर वो गेट बंद कर दीजिए, स्मोक की खुशबू आ रही है। तो यू आर इनहेलिंग एंड यू आर ईटिंग सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो आपके सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे। तो अगर सेल में कुछ डैमेज हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसको हटाना जरूरी है, उसकी रिपेयरिंग जरूरी है। अब रिपेयरिंग कब होगी?
गाड़ी खराब होती है तो या तो तुम मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाओ या फिर मैकेनिक तुम्हारे घर आ जाए। मूवमेंट जरूरी है ना, अपने आप तो गाड़ी बन नहीं जाएगी। तो वही दिया है, ये देखो, ब्रेकिंग डाउन। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, है ना। अब जैसे जो लगातार स्मोक किए जा रहा है उसके लंग्स के जो सेल हैं, जो टिश्यू हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका जो दिल है उस तक प्रॉपर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और वो टाइम टाइम फिस हो जाएगा, है ना। So living creatures must keep repairing and maintaining their structure. Since all these structures are made up of molecule, they must move molecule around all the time. तो पूरी जो कथा है, इसका सिंपल एक लाइन का कंक्लूजन है कि कोई चीज लिविंग कब होगी, वो लिविंग तभी होगी जब उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूल उसके अंदर मूव करें, और वो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप और ये सब करने लगाना पड़ेगा। तो कोई चीज को यस। आप लिविंग कब बोलोगे, जब उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर, ठीक। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा ये शुरुआत में अपन रीड कर लेते हैं क्योंकि इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर जैसे अपन मेन टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको, हाँ गुड युवराज, पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है, मतलब अपने तरीके से, जल्दी जल्दी थोड़ा। देखो आप, ये दिया है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। The maintenance function of living organism must go even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even when we are just asleep. This maintenance job has to go on. भाई आपके बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा है, जो भी रिपेयर होना है, जो भी फॉर्मेशन होना है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप एक्टिव हो कि आप इनएक्टिव हो, वो प्रोसेस चलती जाती है। आप सो जाते हो, आपका दिल धड़कता रहता है। अगर आपके सोने के साथ आपका दिल भी धड़कना सो आपका दिल भी सो जाए तो फिर अगले दिन स्कूल में छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो मेंटेनेंस प्रोसेस ये लगातार चलती रहती है, ठीक। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे उसने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन दे दी। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, द प्रोसेसेस या द वाइटल प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनमेंट ऑफ लाइफ या फॉर सस्टेनिंग लाइफ, जिनके बिना हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है, ठीक। लाइफ प्रोसेस। तो आगे देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ प्रोसेस चलती ही रहती है, चाहे आप नाचो, चाहे आप गाओ, चाहे आप शादी में जाओ, चाहे आप सो जाओ, चाहे आप खाली बैठे रहो, लाइफ प्रोसेस 24/7 चलती है। और अगर आपकी कोई लाइफ प्रोसेस चलना बंद कर दी तो आपकी जिंदगी भगवान को खत्म हो जाएगी। आगे देखो, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। अब ऑब्वियसली रिपेयरिंग करवाने जाओगे गाड़ी को तो पैसा लगता है, तो अगर सेल की यहाँ पे रिपेयरिंग होगी तो यहाँ पैसा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, एनर्जी। किस फॉर्म में लगती है, एटीपी के फॉर्म में। This energy comes from outside the body of individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition. तो ये पहली लाइफ प्रोसेस हो गई, दिस इज द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म केपेबल होता है या तो वो खुद का खाना बना ले, या तो वो फूड कहीं से कैप्चर कर ले और उस फूड को अपने अंदर यूटिलाइज हाँ करें। यूटिलाइज कर ले, फिर उसको खाए, डाइजेस्ट करे, एसिमुलेट करे, एक्सक्रीट करे, वो आपका न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecule, अब ये यहाँ पे एक नंबर का सवाल आ गया, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन डैश बेस्ड मॉलिक्यूल, तो कौन से बेस्ड मॉलिक्यूल, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। Most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional process। सबका न्यूट्रिशन अलग है, किसी का ऑटोट्रॉपिक है, किसी का हेटरोट्रॉपिक है, किसी का सैप्रोफिटिक है, किसी का पैरासिटिक है, तो वो तो सबका अलग है, ठीक है। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
आगे देखो, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड, वैरिड मतलब डिफरेंट, सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्यों वैरी कर रहा है सबका खाना खाने का तरीका? क्योंकि एनवायरनमेंट उसके हाथ में नहीं है। अगर एनवायरनमेंट हाथ में होता तो बोलता, हे एनवायरनमेंट मुझे आज बटर पनीर दे दे, हे एनवायरनमेंट मुझे आज बटर चिकन दे दे। लेकिन ऐसा तो है नहीं। उसको स्ट्रगल करना, भाई हम भी, हमको भी खाना कम मिल रहा है। जब हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, पेट भरता नहीं है, तो वही चीज है। तो इसीलिए सबका जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है। जैसे अभी आप छोटे हो तो आपको मम्मी ने खाना दे दिया घर में। कल को आप बड़े होगे, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ हॉस्टल की मेस में खाना खाओगे। मेस बंद है तो बाहर खाने जाओगे। कुछ लोग इंडक्शन रख लेंगे, इंडक्शन में बना के खाएंगे। कुछ लोग के फ्रेंड्स खिला देंगे। कुछ लोग ने वहाँ अपना परिवार बना लिया, तो उनकी जो भी मैडम सर हैं वो आके दे देंगे कि उनको खाना है ना, कि लो खा लो बाबू, खाना खा लो बढ़िया है। तो ऐसा हो जाएगा। फिर शादी हो गई तो बीवी ने खिला दिया, बीवी नहीं खिलाएगी तो फिर खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे सबका जो, हमारे हाथ में कुछ कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अलग है। ऑल्दो ये एग्जांपल मत लिख के आना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, उससे मत लिख, ठीक है। अब देखो आगे। These sources of energy, therefore, need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining life structure as well as to the kind of molecule the body needs to. सुन लो, जैसे आप खाना खाते हो, लेकिन आप कितना भी खाना खा लो, आप कितने भी प्रोटीन खा लो, आप कितना भी विटामिन खा लो, मिनरल खा लो, फैट खा लो, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें बाहर से नहीं मिल पाते। ठीक है। तो अच्छा, जो मिलते हैं वो भी हमारी बॉडी को, जैसे फैट है, अब फैट आपकी बॉडी सीधे तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, फैट को पहले ब्रेक करेगी। तो जो हम खाना खाते हैं उसको भी ब्रेक डाउन करना है। और कई बार कई सारी चीजें हमें बाहर से नहीं मिलती हैं, तो वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। जैसे बहुत सारे प्रोटीन है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर करती है। बहुत सारे विटामिन खुद मैन्युफैक्चर होते हैं। विटामिन डी बोलते हैं ना, विटामिन डी धूप में खड़े रहो तो विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी यस हमारी सर। बॉडी के अंदर खुद मैन्युफैक्चर होता है। तो वही कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें या तो बाहर से एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, या तो हमें खुद अपने अंदर बॉडी में क्रिएट करना पड़ता है। ठीक। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन है वो कैसी हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर की हैं। ऑक्सीडाइजिंग मतलब, ये ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखो आगे, फिर बोल रहा है, फॉर दिस many organisms use oxygen source from outside the body. This process of acquiring oxygen outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for several need is what we call respiration. तो पहली लाइफ प्रोसेस थी न्यूट्रिशन, दूसरी लाइफ प्रोसेस कौन सी हुई, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब आपका जो खाना है, ये आपका खाना है C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, और एक इसमें ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर, और देता है एनर्जी। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी देता है। बैलेंस इसको कर दो, यहाँ 6 लगा दो, और शायद यहाँ भी 6 लग जाएगा, और 6 6 दूनी 12, यहाँ भी 6 लग जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। यस सर। यस सर। तो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन सर रिएक्शन। हाँ, ये एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक? एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है। सर ये रिएक्शन लिख लें। हाँ लिख लो, एनर्जी जहां पे रिलीज हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे देखो, इन केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, no specific organ
for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. जो अमीबा है, ऐसा अमीबा होता है, सिंगल सेल है, इसमें क्या होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ना गैस लेने के लिए, ना फूड लेने के लिए, ना एक्सक्रीशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी बॉडी फिजिकल एनवायरनमेंट को एक्सपोज है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पूरी बॉडी एक्सपोज नहीं है, मतलब आउटर पार्ट तो है, बट हमारी बॉडी के अंदर भी तो कितने सारे सेल हैं, दिल अंदर है, लिवर अंदर है, वो सब कहाँ एक्सपोज है एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जैसे लंग्स हैं एयर लेने के लिए, माउथ हो गया खाना खाने के लिए, है ना, अलग अलग पार्ट, एक्सक्रीशन के लिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनेशन के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सारे ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो हमारी बॉडी में इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बट यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है और पूरी बॉडी एनवायरनमेंट को एक्सपोज है, तो उसमें सारे काम डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो प्रोसेस चलती हैं बस, ठीक, और इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। बिकॉज द एंटायर, यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक सवाल पूछ लेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन क्यों नहीं है, तो क्या आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया, द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। इसीलिए जो भी एक्सचेंज है वो एनवायरमेंट के साथ हो जाता है, कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है। लेकिन अब देखो हमारी बात कर दिया, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirement of all cell। तो यहाँ पे एक और आंसर आपका हो गया, यूनिसेलुलर में चीजें या गैसेस किसके थ्रू अंदर बाहर जाती हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल्स, एक सेल है, डिफ्यूजन से आपका हो गया। अब आके देखो, अब मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं और हर सेल आपका सराउंडिंग से एक्सपोज नहीं है। कुछ सेल हमारी बॉडी में डीपली सीटेड है, तो अगर उनसे अपन डिफ्यूजन करेंगे तो वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत अंदर है। और डिफ्यूजन के लिए, मतलब डिफ्यूजन बहुत लेयर्स को पार नहीं कर सकता, डिफ्यूजन बस सरफेस फिनोमेना है, डिफ्यूजन सरफेस से सरफेस होता है, ठीक है। और एक चीज और, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है। तो अगर हम इतनी इजी, मतलब बड़े आराम से ऑक्सीजन लेंगे, फिर वो ऑक्सीजन धीरे धीरे ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से वो सेल में जाएगी, फिर सेल एनर्जी का ब्रेक डाउन करेगा, खाना बनाएगा, तो हम एकदम लुल्ल पुंज हो जाएंगे, हमको जल्दी एनर्जी ही नहीं मिलेगी। अगर हमें दौड़ना है, भागना है, बहुत हैवी वर्क करना है, तो हमें जल्दी एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए एक फास्ट प्रोसेस चाहिए कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे, तो इंसानों में डिफ्यूजन काम नहीं करेगा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in function they perform. We are familiar with the ideas of these specialized tissue and with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissue। खाना हम मुंह से खाते हैं, सांस हम लंग्स के थ्रू लेते हैं, तो हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन दिए हैं। However, this possesses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all parts of the body needed them। This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another place। अब सुन लो, खाना तो मैंने मुंह से खाया, सांस मैंने लंग्स में ले ली, लेकिन ये तो बस एक ऑर्गन में गया, ऑक्सीजन तो हर सेल को चाहिए, अब हर सेल तक कैसे जाए, तो उसके लिए फिर क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपका एक लाइफ प्रोसेस है। तो यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड का, ऑक्सीजन का, हॉर्मोन्स का, विटामिन एंड मिनरल्स का, है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट आपके बॉडी के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, एंजाइम ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी एक लाइफ प्रोसेस
है। ठीक, आगे बोल रहा है when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct। जैसे वो जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस हुई तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। Right. हाँ, they create that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste by design in multicellular organism are followed। ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कट गया क्या कुछ, सॉरी। कुछ कट गया, पता ये थोड़ा, सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कट गया था इतना पार्ट, ये तो मूवी नहीं कर रहा। हाँ देखो, these waste byproducts therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। तो अगली लाइफ प्रोसेस कौन सी हो गई, excretion। Excretion. Again, if the basic rules for a body design in multicellular organisms are followed, a specified tissue for excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport waste away from the cell to this excretory tissue। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। तो अगली लाइफ प्रोसेस कौन सी है, हो गई आपकी एक्सक्रीशन हो गया, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेस्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाएगा और फिर वो एक्सक्रीशन करेंगे। ठीक, तो क्या है कि जो बायो है और जो मैंने बताया था केमिस्ट्री, उसके क्वेश्चन आपके इन बिटवीन बुक से ही आएंगे, तो इसीलिए मैं बुक रीडिंग करवा रहा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, बताओ। पहला क्वेश्चन, why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multi cellular organism like human? Sir, because diffusion is a slow process and it will not get up to the cells of multicellular organisms because they are inside. They are, sir, how to say that? They are not superficial, yeah, the cells are deeply seated, they are not in direct contact with the atmosphere या environment, Yes, sir. है ना। देखो सुपरफिशियल मतलब ऊपरी तौर पे, तो सुपरफिशियल नहीं है वो, है ना, नहीं कहते कि ये बंदा बड़ा सुपरफिशियल है, दिखावटी है, तो वैसा। उसके बाद ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा कौन बताएगा, जूही, युवराज, दूसरा बताओ, हार्दिक। What criteria do we use to decide whether something is alive? बताओ जूही। जूही हमारे बीच नहीं है। Sir, breathing, respiration, growth and movement. What criteria, सुन लो, अगर ये सवाल एक नंबर का आता है, जो कि अब एक ही नंबर का आएगा एमसीक्यू में, तो अगर सबसे बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो एक ऑप्शन क्या है, Respiration. Molecular movement. मॉलिक्यूल्स इसमें मूव करने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो वो लिविंग है, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं तो वो लिविंग नहीं है। हाँ, और बाकी अगर वैसे आपसे पूछ ले कि चार पांच ऑप्शन दे रहे तो फिर क्या, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें रिपेयरिंग होनी चाहिए, उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, उसमें एक्सक्रीशन होना चाहिए, उसमें मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उन सब का सम, सारी केमिकल रिएक्शन को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटा, हाँ ये पढ़ लो, Catabolism and anabolism. कैटाबॉलिज्म, और एक होता है, Anabolism. कैटा मतलब बताया था मैंने, काटना, मतलब इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल हैं
वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल में। एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और, डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये कैटाबॉलिज्म है। कैटा मतलब तोड़ना, और एना मतलब होता है जोड़ना। उड़ना। जोड़ना, सही लिखा, जोड़ना। नो सर, गलत है। क्या सर होगा? वो दूसरा वाला एड़ा होना चाहिए। ये वाला? नहीं सर, तो गलत है। ये वाला होगा। ये वाला जो, हाँ सर, यही वाला। चलो ठीक है, सर छोड़ो। ये योजना क्यों लिख दिया आपने? कर दिया? योजना लिख दिया आपने। योजना नहीं होती है, योजना होती है। सर आपने योजना लिख दी है। दिस इज करेक्ट। 20 out of 20। टीचर सेड वेरी गुड, नाइस वर्क। क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे, तो एना मतलब होता है कंबाइन करना। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल हैं, खूब सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं? अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। कम से कम 50 अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कम से कम, मिनिमम। तो ये एनाबॉलिज्म हो गया। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अवर बॉडी। चलो ठीक है। अच्छा, एक बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, डिबेटेबल टॉपिक, कई किताबों में दिया है। जैसे यहाँ दिया ना कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, तो इसमें एक बच्चे ने एक बार पेपर में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, तो बच्चे ने इसमें रिप्रोडक्शन लिख दिया था। रिप्रोडक्शन, तो क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? हम्म। ये सर है ना। सर है। अच्छा, मैंने अभी नो तक सर नहीं है। मैंने नो सर रिप्रोडक्शन नहीं किया। है, क्योंकि हाँ। जरूरी नहीं है सर, जरूरी हाँ, नहीं तो है। मैंने अभी रिप्रोड्यूस नहीं किया, तुम लोग ने भी तो रिप्रोड्यूस नहीं किया। तो क्या तुम लोग की जिंदगी हाँ? अटल बिहारी नो वाजपेयी जी सर, ने जरूरी रिप्रोड्यूस नहीं नहीं है। किया, अब्दुल कलाम ने रिप्रोड्यूस नहीं किया, और अभी जो खान सर है उनकी शादी नहीं हुई है, फिजिक्स वाला की शादी नहीं हुई है, इन लोग ने रिप्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। आपकी जिंदगी चल जाएगी, उसके बाद का पता नहीं, और आजकल लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, कई बुक्स में दिया है लेकिन ये गलत दिया है। अगर एक बार आप पैदा हो गए, इस दुनिया में आ गए, उसके बाद आप जिंदा रहोगे बिना रिप्रोड्यूस करे भी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भले आपको हो जाए कि मेरा परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, एक लविंग हस्बैंड या वाइफ नहीं है, बट शादी हो जाएगी, तब भी कौन सा, बहुत खुश हो जाओगे ना। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, वो जो ना पता खाए है। वो भी ना, हाँ वो भी पछताए। मेरे को लगता है कि ना वो खाओ। भी बचता है। हाँ, देखो युवराज कितना एक्सपीरियंस हो गया है सब, सारे रिश्ते लगता है युवराज निभा लिया इस समय। क्यों युवराज है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता है युवराज, चलो अच्छी बात है, गुड, पता होना चाहिए, है ना। तो जब आप लोग लड्डू खा लें शादी का, तब आप लोग मेरे को बताना कि कैसा होता है लड्डू, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी मुझे शादी करनी है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग के बाद मैं करूंगा, ठीक। प्लीज टेल योर एक्सपीरियंसेस आफ्टर यस सर। गेटिंग मैरिड। चलो, फिर कह रहा है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन से आउटसाइड? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। हाँ, मतलब जितने भी वो रॉ मटेरियल यूज करता है, बेसिकली वो कैसे होते हैं? दे आर कार्बन बेस्ड, है ना। जितने भी अपन, आप देखो अपना, जिस भी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, उस चीज को अपन ऑर्गेनिक कहते हैं। तो अपन जितनी भी चीजें खाते हैं वो सारी चीजें ऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक चीजें अपने को ताकत नहीं देती, जैसे सॉल्ट है, NaCl, नमक बॉडी में जरूरी है, आयंस बॉडी में जरूरी है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं और सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन नमक से आपको ताकत नहीं मिलेगी। एनर्जी कौन से फूड देंगे?
ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, वही कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब Yes. ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक। Oh, What processes would you consider essential for maintaining life? So these processes are called life processes. न्यूट्रिशन, हाँ, और फिर इनका रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बन जाएगा। yes, sir. चलो Yes, अब आज इतना ही पढ़ें, फिर बोर हो जाओगे, बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे। अब कल से लाइफ प्रोसेस है सारी, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस, एक्टिविटी, कल पढ़ते सर हैं। इसको ठीक पूरा है? कराएंगे दोबारा से? अब ऑनलाइन में तो पढ़ाएंगे, बाकी ऑफलाइन में तो सीधे टेस्ट लेंगे। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। कल फिर मैं थोड़ा Yes, sir. तेज पढ़ाऊंगा, कल मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, कल फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। ठीक, Yes. चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, बाय sir. बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, Thank sir. you, sir. बाय बाय।